दोस्तों, बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने फंदे पर झूलकर खुद को खत्म कर लिया। लेकिन अतुल ने मौत को गले लगाने से पहले 24 पेज लंबा सुसाइड नोट और 80 मिनट का वीडियो छोड़ा है, जिसमें उसने पत्नी और उसके परिवार की ओर से दी जा रही यातना के बारे में अपना दर्द बयां किया है। उसने एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसकी मौत पर उनके पिता ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अतुल की मां अंजू देवी की चीखें भी गूंज रही है। वह कहती है कि मेरा बेटा इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वह अंदर से टूट गया था, तभी वह हम सबको छोड़कर चला गया। वह मेरा बुढ़ापे का सहारा था। इन सब के बाद अब अतुल सुभाष के जाने से दहेज विरोधी आईपीसी की धारा 498A और घरेलू हिंसा कानून को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन क्या यह भारत में विवाहित मर्दों के लिए सच में इतना खतरनाक है? आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये धारा 498A है क्या। तो हम आपको बताते चलें कि आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा 498A के कानून के अनुसार यदि किसी महिला का पति या उसके पति का कोई भी रिश्तेदार उस महिला के साथ क्रूरता करता है या शारीरिक और मानसिक रूप से अथवा किसी भी अन्य प्रकार से परेशान करता है, तो उस व्यक्ति पर आईपीसी 498A के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। इस धारा का उद्देश्य होता है किसी ऐसी स्त्री की रक्षा करना जिसको उसके पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है तो वह अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने के अपराध का दोषी होगा, जिसके खिलाफ इस धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसको अगर थोड़ा और अच्छे से समझें तो शारीरिक क्रूरता में महिला से मारपीट और हाथापाई जैसी चीजें शामिल होती है। वहीं मानसिक क्रूरता में पत्नी को प्रताड़ित करना, उसे ताने मारना, तंज कसना, परेशान करना जैसी बातें शामिल है। अगर जानबूझकर कोई ऐसा काम किया जाता है जो पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाए, उसे भी क्रूरता माना जाता है। इसके अलावा कानून के अनुसार पत्नी या उसके परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति से गैर कानूनी तरीके से किसी संपत्ति की मांग करना भी क्रूरता मानी जाती है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह एक काबिले तारीफ धारा है जिसकी जितनी तारीफ हो उतनी कम है। लेकिन जिस तरह से पहले शराब का इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में हुआ था, लेकिन फिर लोगों ने इसका मिसयूज करके इसे मदहोश होने के लिए इस्तेमाल करने लगा। फिर जाकर नशा मुक्ति केंद्र भी खोला गया जिसमें ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है जो शराब की नशे की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। ठीक ऐसे ही एक नशा मुक्ति केंद्र की आवश्यकता उन पुरुषों के लिए भी है जिनकी जिंदगी 498A के झूठे केस में फंसकर बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि यह भारतीय कानून की एक ऐसी धारा है जो विवाहित महिलाओं को अपने पति और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ एक असीमित ताकत दे देती है और इसके बदले में पुरुषों को कुछ भी नहीं मिलता है। इसी वजह से अतुल सुभाष जैसे केस आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। अब इस धारा 498A की कुछ और दिलचस्प बातें आपको बताते हैं जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 498A को लेकर कुछ निर्देश जारी किए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर किसी महिला के साथ क्रूरता हुई है तो उसे क्रूरता करने वाले व्यक्तियों और उसकी वजहों के बारे में भी बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीड़ित महिला को साफ बताना होगा कि किस समय और किस दिन उसके साथ पति और उसके ससुराल वालों ने किस तरह की क्रूरता की है। लेकिन केवल ये कह देने से उसके साथ क्रूरता हुई है, इससे धारा 498A का मामला नहीं बनता है। हालांकि निचली अदालतें कई बार ऐसे निर्देशों पर ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो सिर्फ मौखिक होती है, लिखित में नहीं दिया गया होता है। और इससे भी बड़ी वजह यह है कि निचली अदालतों में करप्शन का जो सिस्टम चलता है वो देखकर अच्छे लोगों की सांसें थम जाती है। साल 2024 के ही सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट भी 498A के दुरुपयोग पर चिंता जता चुका है। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 498A के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जांच पड़ताल के बाद ही पुलिस गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट 498A और घरेलू हिंसा कानून को सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में से एक बता चुका है और इसके जद में अब तक कई विवाहित पुरुष फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा साल 2005 में घरेलू हिंसा कानून लाया गया था। इस कानून से भी पुरुषों को कोई भी संरक्षण नहीं मिलता है। इस कानून की धारा 2A में एक महिला को ही पीड़ित व्यक्ति माना गया है। यह कानून भी महिलाओं को ही पीड़ित बताता है। इस कानून के दायरे में मां, बहन, पत्नी, बेटी या विधवा आ सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। घरेलू हिंसा कानून के तहत साझे घर में रहने वाली महिला की सेहत, सुरक्षा, जीवन, शरीर के अंग या मानसिक स्थिति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। इस कानून में शारीरिक, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन हिंसा को भी शामिल किया गया है। आर्थिक रूप से परेशान करने का मतलब है कि अगर कोई पति या बेटा खर्च के लिए अपनी पत्नी या मां से जबरदस्ती पैसे या कोई चीज मांगता है तो महिला घरेलू हिंसा कानून के तहत केस दर्ज करवा सकती है। और मजे की बात यह है कि इस कानून से भी पुरुषों को कोई संरक्षण नहीं मिलता है। अतुल सुभाष ने अपने स्टेटमेंट में जिस एनसीआरबी डेटा का नाम लिया है उसके अनुसार साल 2021 में देश भर में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की थी। मरने वालों में 81,063 विवाहित पुरुष थे जबकि 28,680 विवाहित महिलाएं थी। यानी साल 2021 में लगभग 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं के कारण और 4.8% ने विवाह संबंधी मुद्दों के कारण अपना जीवन समाप्त कर लिया था। एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा खुदकुशी की वजह पारिवारिक विवाद होती है। इसके बाद मानसिक, शारीरिक या कोई गंभीर बीमारी होने पर आत्महत्या का कारण बनती है। तीसरे नंबर पर वैवाहिक विवाद या रिश्तों में संतुलन न बना पाना भी बड़ी वजह बनता है। इसके बाद शराब और नशाखोरी की वजह से भी कुछ लोग खुदकुशी कर बैठते हैं। इसके बाद आत्महत्या के लिए कर्ज, गरीबी और बेरोजगारी भी अहम वजहें बन जाती है। अब वापस से आपको धारा 498A पर लेकर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 498A के अनुसार अगर कोई विवाहित महिला पर उसके पति या ससुराल वालों की तरफ से किसी तरह की कोई क्रूरता की जा रही है तो ये अपराध होगा। यह क्रूरता शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हो सकती है। अब यह कानून नए भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 85 और 86 के तहत डील होता है, जिसने इसी साल 1 जुलाई 2024 से आईपीसी की जगह ली है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ धाराएं बदली है, इसका दुरुपयोग नहीं। अब बात कुछ आपके और हमारे बीच की। देखिए, अतीत से लेकर आज तक महिलाओं पर जुर्म होता आया है और इससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा है। महिलाओं पर हुए हिंसा का अपना एक पूरा इतिहास रहा है और इसीलिए उनके आबरू की रक्षा करने के लिए ही 498A कानून लाया गया था। लेकिन यहाँ पर कानून बनाने वालों ने क्या समझा कि अगर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो यह पुरुष ही कर रहा है, इसलिए सारा दोष उसके ऊपर ही डाल दो, फिर उसको समझ में आएगा। मतलब यह हुआ कि एक पक्ष को न्याय देने के लिए हमारा कानून दूसरे पक्ष को सुलगती भट्टी में झोंक रहा है और इसकी उसे कोई भी परवाह नहीं है। आपको महिलाओं को न्याय देना है, दीजिए, और बेशक उसे मिलना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह सभी पुरुष बुरे नहीं होते हैं, ठीक उसी तरह सभी महिलाएं भी अच्छी नहीं होती है। और इसी वजह से धारा 498A का दुरुपयोग पिछले कुछ सालों में धड़ल्ले से बढ़ा है। 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा था कि महिलाएं धारा 498A का दुरुपयोग कर रही है। कोलकाता हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि धारा 498A का दुरुपयोग कर महिलाओं ने लीगल टेरर यानी कि कानूनी आतंक मचा रखा है। दहेज विरोधी कानून परेशान करने का हथियार बन रहा है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑब्जर्वेशन है जो सामने आ रहा है। पति और उसके परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है। महिलाओं को हिंसा, दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए यह कानून था। कई बार अनुचित मांग पूरी कराने के लिए कानून का इस्तेमाल कर लिया जाता है। सभी मामलों पर टिप्पणी नहीं है, केवल दुरुपयोग पर चिंता है। देखिए, संभलकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस कानून को लेकर टिप्पणी की गई है, ये कहते हुए कि साहब सभी मामलों पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन जहां दुरुपयोग है वहां पर चिंता है और चिंता
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जता दी गई है। अब इस बारे में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को विचार करना ही होगा, नहीं तो अतुल सुभाष जैसे केस हमें आए दिन देखने को मिलते ही रहेंगे और हम 2 दिन सोशल मीडिया पर भावनात्मक पोस्ट लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। बाकी इसके बारे में अपने विचार आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।